गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नया साल को भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा आप लोगों ने। अब क्या है कि उत्तर भारत में उत्तर गुप्त काल में कुछ वंश जो पढ़े थे, जैसे कि पाल, गुर्जर प्रतिहार, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम शाकंभरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? चौहान वंश का एक क्या है? ये एक श्रेणी है। इसका जो प्रमुख शासक था कौन था? ये क्या है? इसको देखिए। 12वीं। ये क्या है? इसका प्रमुख शासक कौन थे? तो अजय राज। क्या थे प्रमुख शासक? अजय राज। ये अजय राज थे। और क्या है कि 12वीं सदी के शुरुआत में किसका शासक बने? तो चौहान वंश का। और क्या है? ये क्या है? अजमेर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो देख लीजिए, अजय राज के द्वारा। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा अजमेर शहर की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा। और शहर की स्थापना भी किया और इसकी राजधानी भी अपने बनाया है। कहने का मतलब कि अजय राज जो थे अजमेर शहर को बसाए और उसको अपना राजधानी भी बनाए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। कब बना? तो 12वीं सदी के शुरुआत में। अब उसके बाद क्या है? विग्रह राज या बिसल देव दूसरे अगले शासक जो थे, ये क्या किए थे? इनका जो सामंत, ये तोमर जो थे, तोमर को दिल्ली के जो तोमर थे, इनको क्या बनाया था? अपना सामंत बनाया था। कौन? विग्रह राज। किस वंश के? शाकंभरी के चौहान वंश के शासक जो थे विग्रह राज या बिसल देव, वो क्या किए थे एक्चुअली कि जो दिल्ली के तोमर लोग थे उसको अपना सामंत बनाए थे। आगे क्या है इसमें देखते हैं। इसमें इसने हरिकेल नामक नाटक, संस्कृत नाटक की रचना की। वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या? हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना किसके द्वारा किया गया? विग्रह राज के, बिसल देव या विग्रह राज के द्वारा। और क्या है? अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो विग्रह राज या बिसल देव के द्वारा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखते हैं आगे। इनके दरबार में कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव रहते थे। किसके दरबार में? विग्रह राज या बीसल देव के। ये किस वंश के थे? तो शाकंभरी के चौहान वंश के थे। अब देखिए क्या है। सोमदेव ने क्या है? सोमदेव जो थे वो विग्रह क्या है? विग्रह के सम्मान, बीसल देव के सम्मान में ललित विग्रह राज ग्रंथ की रचना की। ललित विग्रह राज की ग्रंथ की रचना किसने की? किसके द्वारा किया गया? तो सोमदेव के द्वारा। कौन? अब ये सोमदेव क्या थे? तो इनके दरबारी कवि थे। किसके दरबारी? तो बीसल देव या विग्रह राज के। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा चीज है कि हर एक पॉइंट को नोट करना है। कहने का मतलब जो आप लोग देखते होइएगा ना, जो वीवीआई पॉइंट लिखा जाता है ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया। इसलिए क्या करना है कि आप लोग को नोट करते जाना है हर एक पॉइंट को। अब देखते हैं आगे। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय भी इसको बोला जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। 1178 से 1192 AD तक ये इनका शासन रहा। अब क्या है? इनका जो राज था अजमेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। कहां तक फैला हुआ था? दिल्ली तक। इनको राय पिथौरा बोला जाता था। इनको क्या बोला जाता था? राय पिथौरा। और इनकी राजधानी क्या थी? तो दिल्ली थी। और राजकवि चंद्रवरदायी, राजकवि जो चंद्रवरदायी थे, उन्हीं का पुस्तक है ना पृथ्वीराज रासो। उनका पुस्तक क्या है? पृथ्वीराज रासो। क्या सीखा इसमें? पृथ्वीराज चौहान इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे और इनका राज कहां से कहां तक था? अजमेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। और क्या है? इनको क्या बोला जाता था? राय पिथौरा। और इनकी राजधानी कहां थी? तो दिल्ली थी। और क्या है? इनके जो प्रसिद्ध राजकवि थे पृथ्वीराज क्या है? चंद्रवरदायी। और ये किसकी रचना की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। क्लियर? अब देखते हैं आगे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी और किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज जीत गया। लेकिन क्या हुआ? मोहम्मद गौरी क्या हो गया? ये पृथ्वीराज चौहान जीत गया, लेकिन क्या हुआ कि वो छोड़ दिया मोहम्मद गौरी को। और जब दूसरा लड़ाई हुआ तो उसमें क्या हो गया? पृथ्वीराज भर से दूसरा लड़ाई हुआ पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। फिर लेकिन पृथ्वीराज इस युद्ध में क्या हो गए? हार गए। जब पृथ्वीराज हार गए तो इनको कैद कर लिया गया और इनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। कहने का मतलब क्या हुआ? प्रथम युद्ध में जो है
पृथ्वीराज जीते तो छोड़ दिए मोहम्मद गौरी को। दूसरा युद्ध में जो हुआ क्या हुआ कि दूसरा युद्ध में जो हुआ कि पृथ्वीराज हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया, तो पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया और इनको क्या कर दिया गया, खल्लास कर दिया गया। अब देखिए आगे, जेजाक भुक्ति वंश। क्या है जेजाक भुक्ति? ये जो है किस इलाका में है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड समझ रहे हैं ना, वर्तमान में किस इलाके में है, उत्तर प्रदेश में। और इनके फाउंडर क्या थे, ननूक। जेजाक भुक्ति यानी कि का चंदेल वंश या बुंदेलखंड का जो चंदेल वंश था, इनके फाउंडर थे ननूक। और ये इलाका कौन सा है, बुंदेलखंड। और इनका जो कैपिटल है क्या है, इनका जो कैपिटल है खजुराहो। और इनके प्रमुख शासक कौन थे, यशोवर्मन। यही लिखा हुआ है यशोवर्मन। अब देखिए आगे क्या है, इसने मालवा चेदी महाकौशल को अपने राज्य में मिलाया। कहने का मतलब यशोवर्मन जो थे चंदेल वंश के, वो क्या कर लिए थे, मालवा चेदी और महाकौशल को अपने राज्य में मिला लिया। और क्या है, खजुराहो में विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। और अगला शासक इस वंश के कौन होंगे, घंगदेव। कौन सा, घंगदेव। ये देखिए घंगदेव। अब देखिए क्या है, ये प्रतिहार जो थे, प्रतिहार से ये अपने आप को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। कहने का मतलब ये प्रतिहार से क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब देखिए आगे क्या है, इनका कैपिटल क्या है, कालिंजर। और ये भटिंडा के शासक क्या है, जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध क्या किया था, मदद भेजा था। अब खजुराहो के मंदिर का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला क्या है, विद्याधर। इस वंश का अगला शासक विद्याधर। सबसे शक्तिशाली चंदेल शासक विद्याधर थे। और इनके इसने मालवा के शासक मोक्ष और कलचुरी के शासक गंगदेव दोनों को हरा दिया था और इनको अपने अधीन कर लिया। मतलब क्या, अपने शासन में मिला लिया। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमल था। और 1182 में क्या हो गया, पृथ्वीराज चौहान ने इसे हराकर महोबा पर अधिकार कर लिया। और क्या है, 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है और समझना है। देखिए हम जैसे बता रहे हैं ना कि पीछे का कनेक्शन आगे के साथ, और ये फिर जो कहने का मतलब पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट के साथ और प्रेजेंट का यूज क्या होगा फ्यूचर में, वही बताने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके ये सीरीज जो चलेगा काफी लंबा जा रहा है। अब देखिए आगे क्या है, मालवा का परमार वंश। कौन सा है, मालवा का अगला वंश जो है शाकंभरी का चौहान वंश, उसके बाद अगला वंश मालवा, और इसका रीजन मालवा का क्षेत्र है। और इनका जो फाउंडर थे उपेंद्र और कृष्णराज, या इसी को कृषिराज भी बोला जाता है। और ये क्या है, ये गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। पढ़े हैं ना पिछले क्लास में, गुर्जर प्रतिहार उसी के सामंत थे। और इनके फाउंडर क्या थे, ये क्या थे, उपेंद्र और क्या थे, या कृषिराज। और ये क्या है, सीयक या श्रीहर्ष। इसके जो अगले शासक थे सीयक या श्रीहर्ष, ये क्या थे, गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। क्लियर। अब देखिए क्या है, ये क्या है, ये गुर्जर प्रतिहार से सीयक या श्रीहर्ष अपने आप को क्या कर लिए, स्वतंत्र घोषित कर दिए। फाउंडर कौन थे, उपेंद्र या कृषिराज। और इसके जो अगले शासक हुए क्या है, सीयक या श्रीहर्ष, वो क्या कर दिए, ये सामंत थे गुर्जर प्रतिहार के, और इससे क्या हो गया, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। क्लियर। अब देखिए आगे, इनकी राजधानी उज्जैन जो वर्तमान में कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और ये बाद में इसकी राजधानी उज्जैन से कहां हो गई, धार। मतलब कि अपने राजधानी को क्या कर लिए, ट्रांसफर कर दिए। एक जगह से क्या कर दिए, दूसरी जगह को ये क्या कर दिए, भेज दिए। अब अगला देखिए, इसका जो प्रमुख शासक कौन था, वाकपति मुंज। वाकपति मुंज अब इस वंश का शक्तिशाली शासक था। और इसको क्या, इसका उपाधि क्या क्या मिलता था, श्री वल्लभ। वाकपति मुंज को किसका उपाधि, श्री वल्लभ। और क्या है, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्षम। और ये क्या है, ये कला और साहित्य का प्रेमी था। ये किसका प्रेमी था, कला और साहित्य का। और इसके दरबार में क्या था, कई विद्वान रहते थे, जैसे हलायुद्ध, परम गुप्त, धनंजय, धनिक जैसे लोग विद्वान, काफी बड़े बड़े विद्वान इनके दरबार में रहते थे।
अभी भी क्या है, विद्वान का हर जगह पूछ है और हर समय पूछा जाएगा, इसलिए पढ़ाई करिए और विद्वान बनिए। अब देखिए आगे क्या है, राजा भोज, नाम भी सुने होइएगा। और ये क्या है, ये कविराज का, और ये नव संवाहक, नव विक्रमादित्य, ये सारे उपाधि ये लेते थे। और इनकी राजधानी धार थी। और राजा भोज अपने नाम पर भोजपुर नगर बसाया, और वहीं पर भोजसर तालाब भी है। वहां पर क्या है, भोजसर तालाब भी है। और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था उसको बोलते हैं आयुर्वेद सर्वस्व। और ये क्या है, समरांग सूत्र के आधार पर ये बना था। क्या था, समरांग सूत्र। और ये आयुर्वेद सर्वस्व, ये VVI पॉइंट है, काफी इंपोर्टेंट है। ये सब पढ़ते रहना है, याद करना नहीं है, समझना है। एक बार समझ लीजिएगा, याद करने, रटने और समझने में एक बहुत बड़ा गैप है, आप उसको समझिए। जब रटने का कोशिश कीजिएगा ना, तो एक समय के बाद आप भूल जाइएगा, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड पे नहीं जाएगा। लेकिन एक बार समझ जाइएगा ना, तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड को स्ट्राइक करेगा। उससे क्या होगा ना कि आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या है। गुजरात का या आहिलवाड़ का चालुक्य या सोलंकी वंश। अब देखिए उत्पत्ति क्या है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार इसका उत्पत्ति किससे हुआ है, अग्निकुंड से। सोलंकी वंश का उत्पत्ति किससे हुआ, अग्निकुंड से। और ये बृहद संहिता के अनुसार ये सुलिक जाति के थे। ये किस जाति के थे, सुलिक जाति के। और इसका क्षेत्र कौन सा है, तो गुजरात है। और ये क्या है, इनके संस्थापक कौन थे, चालुक्य के, तो मूलराज प्रथम। और इनकी राजधानी क्या है, अहिलवाड़। ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। और इनके प्रमुख शासक कौन कौन से, भीमवन, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। और इन क्या है, इन्हीं के समय में गजनी का अटैक हुआ था। ये क्या है, इन्हीं के समय में गजनी का अटैक हुआ, और गजनी ने सोमनाथ मंदिर को क्या किया था, लूटा था। ये भीम प्रथम के समय में ही किसका आक्रमण हुआ, गजनी का। कहां पर, तो सोमनाथ पर। और ये किस वंश के थे, तो सोलंकी वंश के थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। अब क्या है, भीम के बाद, भीम ने बाद में क्या किया, सोमनाथ टेम्पल का मेंटेनेंस कराया। और भीम वन का सेनापति क्या था, बिमल शाह, माउंट आबू। बिमल शाह जो थे किसके सेनापति थे, भीम वन के। और वो क्या किए, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया। देख लीजिए यही लिखा होगा, राजस्थान में क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वो मंदिर का निर्माण करवाए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या है, जय सिंह या सिद्धराज, इसको उपाधि क्या दिया गया था, सिद्धराज का। और ये किस धर्म का अनुयायी था, तो शैव धर्म का। किसका अनुयायी था, शैव धर्म का। और इसके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। कौन रहते थे, हेमचंद्र। और ये क्या है, इसके अगले शासक कुमारपाल, कुमारपाल को जैन धर्म की शिक्षा हेमचंद्र ने ही दी थी। और ये क्या था, अहिंसा प्रिय था, परम अहर्त था। और उपाधि की क्या मिला था, कुमारपाल चरित का। कुमारपाल की आत्मकथा जय सिंह सूरी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है, इस जय सिंह सूरी के द्वारा कुमारपाल की आत्मकथा लिखित है। हर एक पॉइंट जो VVI है उसको हम ये करते जाते हैं। अगला क्या है, अजयपाल। इसके शासनकाल में क्या हुआ, शैव धर्म और जैन धर्म, शैव धर्म। और इनके शासनकाल में क्या हुआ कि शैव धर्म और जैन धर्म दोनों के अनुयायी के बीच में क्या हो गया, संघर्ष होने लगा, जिसमें कई जैन साधुओं की हत्या हुई और कई जैन मंदिर को क्या कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। अब देखिए मूलराज द्वितीय, इन्हीं के क्या है, इन्हीं के समय में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ और ये मोहम्मद गौरी को हरा दिया। इस युद्ध का नेतृत्व कौन किया था, भीम द्वितीय ने किया था। भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। और क्या 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक इसको हरा दिया। और किस पर कब्जा कर लिया, तो अहिलवाड़ पर इसको क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्लियर, इस वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, भीम द्वितीय। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए गोंड साम्राज्य बंगाल का, इसी का संस्थापक कौन थे, शशांक। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी था। और ये हर्षवर्धन के समकालीन था। हर्ष इसको क्या किया, हराया और इसका हत्या कर दिया।
और इसको इतिहास का सबसे निकृष्ट या घटिया शासक बोला जाता है। निकृष्ट समझते हैं, जो बिना किसी काम का, समझ रहे हैं ना, बेकाम आदमी। और ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। बौद्ध मठ स्तूप का विनाशक बोला जाता था शशांक को। ये बौद्ध धर्म को का खुल के विरोध करते थे। सारा मंदिर जो बौद्ध धर्म का था सबको तोड़ देते थे, मठ को। और इस वंश के समाप्ति के बाद बंगाल में किस वंश की स्थापना हुई? पाल वंश की, जो पहले पढ़े हैं ना पाल वंश के बारे में। अब पल्लवी का मैत्रक वंश क्षेत्र सौराष्ट्र का क्षेत्र है, गुजरात। और ये क्या है? संस्थापक भट्टार के, गुप्तों के सामंत, ये भट्टारक, इनके जो संस्थापक थे मैत्रक वंश के भट्टारक थे। और ये क्या थे? गुप्तों के सामंत थे। और इन्होंने क्या है, ये बाद में अपने आप को क्या कर लिए? गुप्त से स्वतंत्र घोषित कर लिए। और इनकी राजधानी बल्लभी थी। इनकी राजधानी क्या थी? बल्लभी। और ध्रुवसेन द्वितीय इनके शासक थे, जिनको हर्षवर्धन क्या कर दिए? पराजित कर दिए। और हर्षवर्धन ने अपने बेटी की विवाह भी किसके से कर दिया? तो ध्रुवसेन द्वितीय से कर दिया। क्लियर? अब देखिए आगे, कलचुरी चेदी वंश, कोकल्ला वन, इसके संस्थापक थे कोकल्ला वन। ये सब नाम आप लोगों को नया लग रहा होगा, लेकिन बार बार रिवीजन करने से फिर सबसे फेमिलियर हो जाइएगा। अब देखिए, कैपिटल त्रिपुरी, गंगे देव इनके शासक थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गंगे देव थे। और क्या है? उपाधि किसका मिला? विक्रमादित्य का। और 12वीं सदी आते आते इस वंश का अज्ञात कारणों से क्या हो गया? पतन हो गया। समझ रहे ना? कलचुरी चेदी वंश तुरंत समाप्त हो गए। आगे क्या है? ओलिकर वंश। ओलिकर वंश क्या है? इसका क्षेत्र क्या है? मालवा। और संस्थापक आदित्य वर्धन, ये भी गुप्तों के सामंत थे। और ये गुप्त से क्या हो गए? स्वतंत्र घोषित कर लिया। और ये अपनी राजधानी क्या बना लिया? मंदसौर। अपनी राजधानी कहां ले गए? मंदसौर। अब इसमें देखिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 550 एडी से 1206 एडी तक क्या है? पढ़िए आप लोग इसको एक बार। हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए अब क्या है? उत्तर। अब देखिए क्या है, लेटर गुप्ता फेज में क्या क्या हुआ। इसको प्रारंभिक मध्ययुगीन चरण या राजपूत फेज भी बोला जाता है। इसका क्या है, विशेषता क्या क्या है कि प्रमुख राजपूत क्या है, उनके सामंतवाद उदय से क्या हो गया, बहुत सारे उनके अलग अलग धार्मिक सिद्धांत आए। क्या क्या आए, कहने का मतलब क्या हुआ, उत्तर गुप्तवाद काल के बाद क्या हो गया, सामंतवाद आने लगा। क्या आने लगा, सामंतवाद। समझ रहे हैं ना? सामंतवाद बताएंगे जब पॉलिटी का क्लास कराएंगे, उसमें बहुत अच्छे से। फिर भी उसमें कुछ दिया हुआ है जिसको हम समझते हैं। इनका सिद्धांत क्या था, इनके समय में प्रमुख विशेषता क्या है कि राजवंश क्या है, राजपूतों का के सामंतवाद के उदय से संबंधित सिद्धांत क्या क्या हैं। तो धार्मिक पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, कला पढ़ना है और संस्कृति पढ़ना है। हर एक के बारे में कि धर्म में क्या हुआ, कला में क्या हुआ, संस्कृति में क्या हुआ, राजनीतिक व्यवस्था में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में क्या क्या हुआ उत्तर भारत में। कब, 550 एडी से 1206 एडी तक। क्लियर? अब देखते हैं आगे क्या है। प्रमुख विशेषता में क्या है, गुप्तों का पतन। मतलब क्या, इस समय क्या हो गया, गुप्त का पतन हो गया। और क्या हो गया, केंद्रीकृत शक्तिशाली सत्ता का क्या हो गया, अभाव हो गया। मतलब सेंटर में कोई शासक नहीं रहा। अब क्या है कि छोटे छोटे राजपूत राज का उदय हो गया इस समय। और इसी समय इस्लाम का भी आक्रमण होने लगा। और राजपूत के उदय से संबंधित सिद्धांत क्या क्या थे, कि क्या कारण था कि राजपूत का उदय हुआ इस समय, उसको भी पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब देखिए क्या क्या कारण थे उनके उत्पत्ति से, राजपूत के। तो पहला देखते हैं, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। हर एक लोग बताए हैं कि राजपूत का उत्पत्ति किससे हुआ है, ब्राह्मणों से। ये कौन बताए हैं, तो गौरी शंकर झा बताए हैं।
और इससे पहले भी कुछ लोग बताए थे, तो वो क्या ये बोले थे कि क्षत्रियों से उत्पत्ति हुई है, तो ये क्या है बी आर अम्बेडकर के द्वारा बताया गया है। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या है। विदेशों से उत्पत्ति हुआ राजपूत का ये किसके द्वारा बताया गया, ईश्वर प्रसाद के द्वारा। अब क्या है, ये है मिश्रित उत्पत्ति, मतलब क्या विभिन्न वर्णों के हाइब्रिडाइजेशन से राजपूत का उदय हुआ। ये एक मत जो है ये लोकप्रिय मत है, बाकी जो लोग बोले उनको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दिया गया। और ये क्या है, अग्निकुंड से उत्पत्ति, ये क्या बोले हैं चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज रासो में क्या बोले हैं चंद्रवरदायी, कि राजपूत की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अब क्या है, और ये क्या है, ये इसमें क्या लिखा हुआ है कि आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ ने राजपूतों को जन्म दिया। क्लियर। अब देखिए आगे, गुर्जर प्रतिहार या चौहान वंश, कोई दिक्कत, चालुक्य सोलंकी गुर्जर प्रतिहार बहुत सारे इसमें आएंगे। अब देखते हैं आगे क्या है, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के बीच। कारण क्या था, कन्नौज की जो सामरिक स्थिति थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन गंगा और यमुना दोआब के बीच था। समझ रहे ना, ये फर्टाइल लैंड, उपजाऊ जमीन, इसके लिए क्या हो गया, कौन कौन लड़ने लगे, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तीनों को लड़ाई हुआ। अब क्या है, इस समय कन्नौज का क्या था, संस्कृति का महत्वपूर्ण कल्चरल सेंटर बोला जाता था, संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र। और क्या है, 200 साल तक संघर्ष चला इसमें, और अंतिम में क्या हो गए, गुर्जर प्रतिहार क्या रहे, विजय रहे। कौन विजय रहे इसमें, गुर्जर प्रतिहार। अब देखिए क्या है, सामंतवाद या सामंती व्यवस्था। अब क्या है, इसमें क्या है कि राजा के द्वारा किसी वर्ग का मतलब क्या हो गया, ब्राह्मण, व्यापारी, मंदिर अधिकारी को जमीन देना, और उस जमीन का लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, रेवेन्यू कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, बाकी सारे आर्मी रखने का अधिकार। मतलब क्या, राजा इसमें ये हो गया, देता था। जिस व्यक्ति को जमीन दी गई है उसी को सामंत बोला जाता था। अब देखिए इसको समझिए, ये देखिए, ये है, सेंटर में क्या है, किंग है। अब इसको 4 भाग में हम बांट देते हैं यहाँ से। अब देखिए क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर किंग है और यहाँ पर एरिया 1 है, तो यहाँ पर फ्यूडल 1 होगा, मतलब सामंत 1, और यहाँ पर एरिया 2 है, तो इसका फ्यूडल क्या हो जाएगा 2, और एरिया 3 है तो फ्यूडल क्या हो जाएगा 3, और एरिया 4 हो जाएगा तो फ्यूडल क्या हो जाएगा 4। कहने का मतलब क्या हुआ, फ्यूडल का मतलब होता है सामंत, फ्यूडल का मतलब क्या हो गया, सामंत। अब देखिए ये सामंत हो गए, और ए का मतलब हो गया एरिया, एरिया का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या है, ये इस इलाके का देखभाल ये फ्यूडल करेंगे या सामंत करेंगे, इस एरिया का, इसका जितना भी किए होगा वो सारा काम कौन देखेंगे, सामंत 1 देखेंगे, और इस इलाके का ये सामंत 2 देखेंगे, और इस इलाके का सामंत 3 देखेंगे, 2 देखेंगे, फिर इसी का 3, और ये एरिया 3 का और एरिया 4 का क्या हो जाएगा, सामंत 4 देखेगा। क्या क्या, एक चीज देखेगा, और यहाँ से टैक्स कलेक्ट करेगा, और जितना भी सेना रखेगा उसमें जो खर्च होगा उसको काट के सारा पैसा किसके पास आएगा, तो किंग के पास आएगा। यही है सामंतवाद। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्राचीन भारत में शक्तिशाली किसके, पावरफुल कौन था, राजा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ना, मध्यकाल में क्या हो रहा है, राजा का पावर क्या हो रहा है, घट रहा है। कहने का मतलब राजा को का जो पावर है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, और सामंत को पावर मिलते जा रहा है। यही चीज इसमें बताया गया है। अब देखिए आगे क्या है, फ्यूडल सीमांत क्षेत्र क्या है, सीमांत क्षेत्र मतलब फ्रंटियर रीजन। और क्या है, राजा विधायी कार्य देखता था, न्यायपालिका का आदेश क्या करता था, राजस्व संग्रह करना, सेना का विकास करना, सीमांत क्षेत्र पर, वही एरिया पर डिपेंड करता था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सामंतवाद का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो भी जानना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब क्या है, नियम और कानून, राजस्व संग्रह क्या हुआ, विकेंद्रीकरण, मतलब समझ रहे हैं ना, डिसेंट्रलाइज हो गया, राजा का पावर घट गया। अभी भी इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट है ना, सेंटर में, स्टेट में और लोकल पंचायत है कि नहीं है। उसी तरह से
उस समय राजा का पावर क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज, मतलब क्या, डिसेंट्रलाइज बढ़ गया, विकेंद्रीकरण बढ़ा, दो भाग में अब ये हो गया। और क्या है, दूर स्थित क्षेत्रों पर क्या हो गया, ये जो काम किया गया ना राजा का, राजा के माइंड में ये चलता था ना कि वहां के लोकल लोग को पावर दे देंगे तो वो लोग अच्छे से वहां का शासन चलाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा भी होगा, और इसका परिणाम क्या हुआ कि राजा का पावर क्या हो गया, घट गया। समझ रहे हैं ना। और सामंत का जो पावर है, फ्यूडल का सामंत, क्या पावर बढ़ गया। और राजा की जो निर्भरता है वो किस पर बढ़ गई, तो सामंत के ऊपर ना राजा अपनी, हाँ, और राजा और प्रजा में दूरी क्या हो गया, बढ़ने लगा, क्योंकि उसके नजदीक में जो राजा रहेगा उसी को ना वो राजा समझेगा। केंद्र में तो राजा है, उसको तो राजा नहीं समझेगा। तो वही चीज है। अब लोकलाइजेशन बढ़ा, स्थानीयकरण, मतलब क्या, स्थानीय जो राजा थे उसी को ज्यादा वैल्यू देने लगे लोग। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अर्बनाइजेशन घटा, शहरीकरण क्या हो गया, घट गया। अब देखिए क्या है, अब क्या है, सामंतों की भूमिका क्या हो गई, बढ़ गई। और शक्ति संतुलन में भी क्या हो गया, विकास हुआ। शक्ति संतुलन में भी क्या हुआ, विकास हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये देखिएगा, इतिहासकार अबू फजल का कत्ल किसके द्वारा किया गया था वो देख लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था, ये भी देखना है। अब देखिए क्वेश्चन, कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था, ये भी ये करना है। अगला देखिए क्या है कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसको हराया था, ये तो पता ही होगा सबको। अच्छा, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, वो भी पता होगा। अब देखिए आगे क्या है, मिला देना है कि कौन कौन सा इलाका क्या है, किसका है, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म का। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्या है, ये ये अच्छी हो गया क्या फिर से। ओहो। अब देखिए क्या है कि ये क्या है, 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था वो देखना है। तो क्या है, डू कैट बी डॉक्टर, ठीक है। तो क्या है, डूइस मैन, और कैट मतलब क्या है, कैटलिन वारिका कारिको, और किसके क्षेत्र में, तो डॉक्टर के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। क्लियर। कहने का मतलब क्या हो गया, डूविस मैन को, केटालिन कारिका को, और किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। अगला क्या है, एलेक्सी लुइस को मैंगो का रस पीने पर डांट, मतलब क्या, एलेक्सी आई रुकमैन, और क्या है, लुइस ई ब्रस, और मॉगी डी बानेडी, किसके क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, और किसके दिए के लिए दिया गया था, क्वांटम डॉट के लिए दिया गया। थैंक यू। अभी तो वीडियो कट करना पड़ेगा ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और करते रहिए। थैंक यू।